नमस्कार, आप देख रहे DNTV लाइव इंडिया। मैं इस समय बसई के MYC मैदान में आया हूं, जहां देख सकते हैं काफ़ी संख्या में महाविकास अघाड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है और महाविकास अघाड़ी के पदाधिकारियों द्वारा मल्लिकार्जुन साहब का भव्य स्वागत किया जाता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी पे तीखा हमला करते हुए उनको तोड़ने वाला और देश की संपत्ति को बेचने वाला बताया। आइए सुनते हैं पूरे भाषण को। विजय पाटिल जी, और नाला सोपारा के कैंडिडेट संदीप पांडे जी, गुरदीप सप्पल जी, सुखराम रातवा जी, हमारे चांडी डोमन जी MLA, ओनील अलमेरा वासावी सिटी के प्रेसिडेंट, प्रफुल्ल पाटिल अलगार DCC प्रेसिडेंट, पालघर DCC प्रेसिडेंट, संजना, मनोज मात्रे, परेरा, आम आदमी पार्टी, मंच पर बैठे हुए सम्मानित साथियों और यहाँ पर जमा हुए हमारे भाइयों बहनों, युवा मित्रों और मीडिया के मेरे दोस्तों, ये चुनाव मोबाइल बंद करना, ये आवाज मत कर। आप लोगों को बहुत ही गंभीरता से लेना है, क्योंकि आज की ये जो सरकार है, ये सरकार कैसी बनी आपको मालूम है। ये सरकार बनी 50 खोके सब कुछ ओके, ऐसी सरकार है। इसको हटाना होगा, इसको मिटाना होगा और तुमको सत्ते पे आना होगा। साथियों, ये तो प्रचार का आखिरी दिन है और परसों 20 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। इसीलिए आप सब लोग अपना काम छोड़ के पहला वोटिंग करके आपके बाकी के काम करना चाहिए, क्योंकि ये आपके हक का प्रश्न है। अगर आपके हक सुरक्षित हैं लोकतंत्र में, आप सुरक्षित हो। अगर लोकतंत्र में आप अपना मतदान नहीं करेंगे, जिस पार्टी को आप चाहते हैं, जो पार्टी कांग्रेस हमेशा आपके साथ काम करते हुए आई है, और आज यहाँ पर हम महाविकास आघाड़ी से सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। किनके खिलाफ लड़ रहे हैं? जो लोग, जिन लोगों को मोदी जी ने चोरी से उठा लेके गया अपने दोस्तों को लगाकर, उन चोरों के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। अगर आप इसमें कुछ कमी की तो समझिए आपका स्वाभिमान धोखे में है। अगर आप स्वाभिमान रखना चाहते हो, महाराष्ट्र के गरिमा को
आगे बढ़ाना चाहते हो, देश में जो महाराष्ट्र का नाम है और बहुत से गरीब देश के ये समझते हैं कि अगर मुंबई जाएंगे या पालघर जाएंगे तो कभी हम उपवास नहीं मरेंगे, कुछ ना कुछ काम मिलेगा बंबई में और महाराष्ट्र में। इस आशा के साथ लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और देश की संपत्ति को बढ़ाने का काम भी यहाँ के लोग करते हैं और देश के संपत्ति बढ़ाने में सबसे अगर बड़ा हाथ किनका है तो गरीब लोगों का है, मजदूरों का है, छोटे मोटे व्यापारियों का है, ना कि अदानी और अंबानी का है। ये लोग तो सिर्फ पैसे कमाते हैं, वो भी पैसा हमारा। जो बैंक में आप लोग पैसे डालते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसी बैंक में से मोदी जी अपने दोस्तों को कर्जा दिलाते हैं और वो कर्जा लेकर हम लोगों की प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं। अब आपको मालूम है धारावी में क्या हो रहा है। 1 लाख की जमीन सरकार अदानी को दे रही, गरीबों की जमीन, वहां छोटे मोटे व्यापारी है, इंडस्ट्रीज है, ऐसी जमीन आज मोदी साहब और ये जो यहाँ की सरकार है मिल के दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कोई कानून लागू करके या टेंडर अच्छे तरीके से करके अदानी को नहीं दिए, क्योंकि मोदी जी का कहना है मेरे 2 दोस्त अगर खुश हैं तो सब ठीक है, ये समझते हैं। अरे भाई, तुम्हारे 2 दोस्तों को खुश करने के लिए देश के गरीब लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं हम। यहाँ पर तो बड़े बड़े कारखाने जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे बने, टाटाओं ने अच्छे खासे कारखाने बनाए, कभी उन्होंने बदनामी नहीं ली। अब मोदी जी के जमाने में सब तरफ जो सरकारी जमीन है, सरकारी कारखाने हैं, वो बेच रहे हैं, वो लूट रहे हैं, उनको लॉस में ला रहे हैं और लॉस में लाके अदानी को दे रहे हैं। एयरपोर्ट दे रहे हैं, पोर्ट दे रहे हैं, पुराने कारखाने उसको रीजनरेट करने के बजाय उनको सस्ते दाम में दे जा रहे हैं। इससे नौकरियां कम हो रही हैं और घट रहे हैं नौकरियां, और ये प्राइवेट नौकरियां, मजदूरी करने की नौकरियां, ये बढ़ रहे हैं और कायम नौकरियां घट रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, किसानों का कर्ज कभी मोदी जी ने माफ नहीं किया।
लेकिन अपने 20-25 दोस्तों का कर्ज उन्होंने माफ कर दिया। वो भी कितना मालूम आपको? मालूम है? 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज अमीरों का उन्होंने माफ कर दिया। कितना कितना भाई बोलो? 16 लाख करोड़ बैंकों से जो कर्जा लिए थे अमीर लोग, उनको उन्होंने माफ कर दिया। और गरीब किसान मजदूर अगर लोन लेता है, उसी के लिए उसको उसका खेत ऑक्शन करते हैं, घर ऑक्शन करते हैं, कार ऑक्शन करते हैं, ऑटो रिक्शा ऑक्शन करते हैं। अरे ये गरीबों के लिए आप करते हो, उस अमीर को 16 लाख का फायदा करके देते हो। आपको शर्म आना चाहिए। और एक तरफ देशभक्ति की बात करते हो, एक तरफ गरीबों की बात करके लोगों को फंसाते हो। क्या बोलते हैं? सबका साथ सबका विकास। अरे बाबा, तुम आने के बाद तो सबका साथ तो लिए, लेकिन सबका सत्यानाश कर दिए। लोगों को बोले 15 लाख नौकरी दिया, 15 लाख नौकरी, 2 करोड़ नौकरी दिया, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किए थे, नहीं मिला। 15 लाख मैं बाहर से काला धन निकालूंगा, लाकर आपके जेब में डालूंगा। डाले आपके जेब में? नहीं भाई, आपको आया होगा, क्योंकि बॉम्बे के लोगों को डरता है। वो दिया होगा ना? नहीं दिया, वो भी झूठ। अब किसानों को बोला तुम्हारी आमदनी मैं दुप्पट कर दूंगा, कर दिया आपकी आमदनी दुप्पट। मैं महिलाओं को सुरक्षित रखूंगा। सुरक्षित है महिलाएं? यहां तक कहा, मेरे बहनों, मेरे माताओं, जो देहातों में रहते हैं, जब वो चूल्हों के सामने बैठते हैं, जब वो लकड़ी जलाकर उसको क्या बोलते हैं, उपला जब लगाते हैं, 2 धुआं निकलता है। जब उनके आंख में जाता है तो पानी आती है, वो देख के मैं हैरान हुआ। इसीलिए आप लोगों को फ्री सिलेंडर करूंगा। मेरे माताओं को है सिलेंडर, वो फ्री कहाँ है? अरे वोट लेने के लिए सब कुछ बोलते हो, और उसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा मोदी साहब को, सिर्फ आपके सामने ही नहीं बोलता हूँ, मैं हिम्मत के साथ पार्लियामेंट में ये बात रखता हूँ, रखा हूँ, आगे भी रखूंगा। कितना झूठ बोलेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तुम्हारे झूठी झूठ। उसीलिए मैं उनका नाम रखा हूं झूठों के सरदार। हमारे झूठों के सरदार पूरी दुनिया घूमते हैं। कल नाइजीरिया गए थे, और जगह जाते हैं, किसी को गला मिलते हैं, किसी को झूले पे बिठाकर बात करते हैं, लेकिन यहाँ के गरीबों की समस्या सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, महिलाओं का रेप किया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, वहां पर बंदूकों से एक दूसरे को मार रहे हैं। मैं पूछता हूं मोदी साहब, आपको
नाइजीरिया जाने के लिए टाइम है, वो बड़ा टाइम मिलेगा। आपको अमेरिका जाने के लिए टाइम है, आपको सारे देश फिरने के लिए टाइम है। 1.5 साल से दंगे मणिपुर में हो रहे, वहां क्यों नहीं जा रहे? आपको फुर्सत नहीं? अरे वहां से तो राहुल गांधी मणिपुर से मारा हाइब्रिड, पैसा तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो पैदल चले, और मणिपुर से यहां तक हाइब्रिड भारत जोड़ा के, यानी आधा चलना, कहीं फिर बस में बैठना, ऐसा करके उन्होंने सारा हिंदुस्तान घूमा। आपके पास मणिपुर जाने के लिए समय नहीं है। वो शाह आए थे इलेक्शन प्रचार के लिए, इतना फिरे मोदी जी और उन्होंने मिलके, लेकिन एक दिन भी मणिपुर की बात नहीं किए। वहां महिलाओं का रेप हो रहा तो भी उधर देखे नहीं। और जब लोग टीका करने शुरू किए, जब लोग बोलने के लिए शुरू किए, तब कल अमित शाह ने भागकर दिल्ली में किया, मणिपुर में नहीं, दिल्ली में जाकर मीटिंग की। अरे वो मीटिंग यहां भी कर सकते थे, इससे पहले भी कर सकते थे। ऐसे लोग जिनके पास, जिनको हमदर्दी नहीं है, वो लोग अगर ऐसा करते गए तो मैं बोलूंगा ये लोग गरीब के तरफ देखने वाले नहीं। ये वसई मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है, मुझे कोई समझा है कि यहाँ पर 40,000 यूनिट इंडस्ट्रीज के हैं, और इस इलाके में सभी लोग, सिख, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, दलित, सभी मिलके रहते हैं। मिलके रहने वालों को मोदी बोलते हैं, एक है तो सेफ है बोलते। अरे भाई हो ना, तो सारा हिंदुस्तान एक है, सिर्फ तुम्हारे को छोड़ के। त्यांना कंटिन्यू कॉल करतो रे मी त्यासाठी। मोदी को, और वो योगी एक आए बीच में, किधर से टपका मालूम नहीं, वो खुद के पास वहां पर 3च देऊ ना, बच्चे मर रहे, हॉस्पिटल में जल रहे, उनकी चिंता उनको नहीं है। वोट के चिंता के लिए यहाँ आकर बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांट रहा भाई? किसको काट रहे आप? बांटने वाले भी आप ही है। आरएसएस, बीजेपी और योगी जैसे लोग, ये काटने वाले भी वही है। हम देश के लिए एकता चाहते हैं। हमारी इंदिरा गांधी जी देश को एक रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी, मालूम है ना? नहीं? अरे मुंह से तो बोलो भाई, जिसकी जान गई देश के लिए। सांगा तोंडातून जरा येऊ द्या, ज्यांनी तुमच्यासाठी, ह्या देशाच्या ऐक्यतेसाठी आपला जीव दिला, त्यांचं नाव सुद्धा तुमच्या तोंडातून येत नाही। राजीव गांधी हे देशाच्या ऐक्यतेसाठी त्यांनी प्राण दिला। त्याचं असं देशासाठी प्राण देणारे लोक काँग्रेसचे आहेत, आणि आम्ही करून दाखवलेलं आहे।
आणि हे येतात बाबा आजकालचे, येऊन सांगतात कटेंगे या क्या बटेंगे तो कटेंगे। अब ये स्लोगन सुन सुन के हमारे को पहले से नहीं, एक रखने के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी भी एक रखने के लिए ही भारत जोड़ो यात्रा निकाले। तुम क्या करते हो? तुमको तुम्हारी यात्रा सबको अलग करने की है, तोड़ने की है। तो इसीलिए मी सांगतो तुम्हाला, जे पक्ष जी आघाडी तुम्हाला मदत करते, तुमच्याबद्दल तुमच्या स्वाभिमानाला धक्का लावू नये कुणीही म्हणून जे लोक झगडतात, त्या लोकांना तुम्ही मतदान त्यांना तुम्ही मतदान करावं, हे तुम्हाला मी विनंती करतोय। कराल ना? अरे कराल तर हात उठवा। अब ये पेपर वालों को तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि उनकी चॉइस है। तो तुम्ही हात उठून मला जे वचन दिलात ते खरं आहे ना? ते राहील ना 20 तारखेपर्यंत? तुम्हाला धन्यवाद देतो। हे जे तुम्ही 20 तारखेला करणार आहात ते तुम्ही करून दाखवाल असं मी तुम्हाला विनंती करतो। अहो, मुंबईला येणारे किंवा इकडं आपल्या वसायला येणारे ह्या भागात किंवा अनेक मुंबईच्या भागात जे इन्व्हेस्टमेंट येणार होतं ते मोदींनी खाल्लं, आपल्याकडे घेऊन गेलं आणि इथल्या लोकांना बेकार केले। अहो, इथल्या लोकांना, युवकांना 5 लाख नोकऱ्या मिळाल्या असते। ते इन्व्हेस्टमेंट जे आहे ते जर इथं राहिलं असतं तर तुम्हाला 5 लाख नोकऱ्या मुंबईकरांना, महाराष्ट्राला मिळाल्या असते। हे कोण घेऊन गेला? हे मोदींनी घेऊन गेला। आणि मोदी सांगतोय सगळ्या देशाचं मी विस्तार करणार आहे, उद्धार करणार आहे। काय हेच काय उद्धार? आणि म्हणलं त्यावेळेला, ओ मी अहमदाबादहून मुंबईला एक ट्रेन आणणार। कोणतं ट्रेन म्हणलं त्याने? बुलेट ट्रेन। मी बुलेट ट्रेन आणणार, केवळ 3 वर्ष मला टाइम द्या म्हणला। आता किती वर्ष झाले? 11 वर्ष चाललंय। हो, कुठं आहे तुमचा बुलेट ट्रेन? पडला तुमचा पूल। आणि मोदी अजून सगळ्यांना सांगतच फिरतोय। ते काय की मोदी कशाला हात लावतोय ते पडून जाते। त्यांनी हात लावलं शिवाजीच्या पुतळ्याला, उद्घाटन केलं, घरी निघाला, ते दुसऱ्या दिवशी पडलं की नाही? मग तोंडात काय तुम्हाला आवाज नाही? पडलं की नाही? आणि दुसरं, अयोध्याचा एवढा प्रचार केला। तुम्हाला विचारतो, सगळीकडं हे भ्रम त्यांनी ठेवलं, लोकांच्या डोक्यात घातलं। अयोध्या मैं बांधूंगा, मैं करूंगा, सगळं मैच त्याचं, मी। आणि तिथं त्याचं उद्घाटन केलं, 3 महिन्यातच ते टपकू लागले। अयोध्याचं मंदिर, राम मंदिर टपकू लागले। पार्लियामेंट, बढ़िया पार्लियामेंट बनाऊंगा। क्या एक नेहरू जी जो थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने नहीं देखा वो पार्लियामेंट पहले का जो अच्छा था?
इंदिरा गांधी जी ने नहीं देखा, वल्लभ भाई पटेल ने नहीं देखा, डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं देखा। ये सब लोग पुराने बिल्डिंग में सभी थे, कहीं टपका भी नहीं, कहीं फटा भी नहीं, कहीं घटा भी नहीं। ये महादेव अच्छा मैं बनाऊंगा बोल के बनाए, वो भी टपक रहा है, मंदिर टपक रहा है, बुलेट का वो पुल गिर रहा है। अहमदानगर में एक मुरब्बा क्या है, मुरबी ना, वो एक पुल इन्होंने उद्घाटन, वो भी गिर गया। सप्तऋषि उज्जैन में इन्होंने 7 ऋषियों के पुतले एक जगह लगाकर उनका उद्घाटन किया। नेक्स्ट 3 महीने में वो हवा से सब उड़ गए। अरे ऐसा तुम लोगों के भावना से क्यों खेलते हो? अगर तुम्हारे को उद्घाटन करना है 100 टेप लगाओ एक ही जगह, काटते जाओ कैंची से। उसके बजाय गड़बड़ी में उद्घाटन करना, तुम जाते वो पीछे गिरते हैं। उसके बाद ऐसे बहुत से करतूत उनके हैं, जल्दी में करना, नाम होना, बोर्ड लिखवाना, ये काम मोदी हमेशा करते हैं। इसीलिए देश को इतना बर्बाद किए, पैसे इतने चले गए हमारे, ना क्वालिटी का वर्क हुआ, ना लोगों को उससे फायदा हुआ। हे मोदीजींचं काम आहे, आणि मोदीजींचं आणखीन एक काम आहे, काय जे पहिले सरकारने केलं होतं, नेहरूजीनं जे केलं होतं, इंदिराजीनं जे केलं होतं, त्याला सगळं विकून टाकायचं, कारण त्यांचं नाव राहू नये। अहो एअरपोर्ट बेचता तुम्ही, पब्लिक सेक्टर, HMT, HAL, BEL, BHEL असे मोठे मोठे कारखाने देशात आले, कुणामुळे आले? नेहरूमुळे आले। त्यावेळेला यांना जन्मला सुद्धा नव्हता। तुम्ही काही केलं नाही, केलेला सगळा वाटून टाकून तुम्ही जर त्यांचं नाव काढून टाकायचं असं ठरलं तर देशाचे लोक हे होऊ देणार नाही। जसं तुम्हाला पार्लमेंट मध्ये लोकांनी धडा शिकवला, तसाच धडा महाराष्ट्रामध्ये आघाडीचे लोक दाखवतील। नाही त्यांची सरकार काय आता संमिश्र सरकार आहे। एक पाय तो आता लंगडा झालाय, माझ्यासारखा म्हातारा माणूस, मी आता 83 वर्ष झाले तरी पण माझे पाय चांगले काम करतात। तुम्हाला उभारून सांगण्यासाठी त्यांनी काय केलं, आपलं सरकार चालवण्यासाठी एक पाय चंद्रबाबू नायडूचं लावून घेतलं, दुसरी पाय JDU काय आपलं नितीश कुमारचं लावून, ते दोन्ही पाय लावून घेऊन आता असा खडा उभा आहे। अहो ते दोन्ही पाय काढा, मोदी ढमार म्हणून खाली। ते शक्ती नाही, तुम्ही कमी केला ते पार्लमेंटच्या इलेक्शन मध्ये। तसंच तुम्हाला इथं BJPला सपाट करायचं आहे, आणि बाकीचे लोक जे फोडून फोडून गेलेत शिवसेनातून आणि शरद पवारच्या गटातून, ते तर त्यांचे गुलाम झाले तिथे जाऊन। अरे जे स्वातंत्र्य होते, इथं त्यांना इज्जत होती, तर हे सगळे जाऊन हे गद्दार लोग ये खोके लेके सब कुछ ओके बोल के
उनके झोली में जाके पड़े हुए हैं। ये ऐसे गद्दार लोगों को आप हटाना चाहिए। जब तक ऐसे गद्दार लोग रहेंगे देश को भी इनसे नुकसान है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था इस देश के लोगों को जब वो संविधान सौंपे तो बोले हमारे देश को आजादी मिली, लेकिन हमने बहुत बार आजादी भी खोली। कोई बाहर के लोग आए, अलग अलग लोग हुकूमत करे और ब्रिटिशरों को हकालने के बाद जमहूरियत आई, लोकतंत्र आलं। लोकतंत्र आल्यानंतर त्याची रक्षणा जर तुम्ही नाही केला, एकदा तुम्ही गुलाम झालात ते परमनंट तुम्ही गुलाम होऊन राहाल। म्हणून देशाचं संविधान ह्याला वाचवायचं है, इसको बचाना है। जब तक आप लोग ठान नहीं लेंगे संविधान को बचाने का और लोकशाही को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, तुम बच जाएंगे। वो तो गुलाम है। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग पहले से जो भी हुकूमत आती उनके गुलाम बन के काम किए। उनको कोई फिक्र नहीं देश का या देश के आजादी के लिए वो लोग नहीं लढे। कुणीतरी या देशाच्या लढाईमध्ये कधी जनसंघ जर होती त्यांनी भाग घेतला, आरएसएसचे लोक भाग घेतले नाही। हे नाही लोकांना तुम्ही परमनंटला त्यांनी आले तर म्हणायचं की आमचा वोट तुम्हाला नाही, तर हे सांगितलं त्यांना हरवला। तुम्ही देशाचे पक्के रक्षक होताल आणि तुम्ही देशासाठी एक फार मोठं काम करणारे आमचे लोक तुम्ही होताल। त्यासाठी तुम सगळ्यांना मी विचारतो की आज जे महागाई जास्त झालेला आहे, एम्प्लॉयमेंट जास्त झालेला आहे आणि मोदींनी काय वायदा केला ते एक वायदा सुद्धा त्यांनी हे केलेलं नाही, काय त्याला फुलफिल केलेलं नाही। म्हणून मी तुम्हाला विनंती करतो की मोदी खोटं बोलतोय आणि खोटंही बोलतोय आणि रेटूनही बोलतोय। खोटं बोलतोय पण रेटून बोलतोय। अशा माणसाला तुम्ही त्याचं ऐकू नका। त्यांनी केवळ श्रीमंतासाठी आहे, गरिबासाठी नाही, हे तुम्हाला मी सांगतो। आणि दुसरी गोष्ट, हे आम्ही काही तुम्ही संधी द्या। डिसेंबर पासून रिक्रुटमेंटची प्रक्रिया सुरू होईल। युवकांना आम्ही नोकरी देऊ। त्याच्यानंतर हे नेहमी काही लोक आहेत तिथं, त्यांचे चेले फडणवीस वगैरे, हे ते एक बोलतात तर अजित एक बोलतोय, ते एक बोलतात तर तिसरा शिंदे एक बोलतात। ते काय बोलतात त्यांना सोडूत आपण, त्याच्यामध्ये त्या भानगडीमध्ये जाऊ नये। और मैं यही कहूँगा कि एक लोगों को डराने की आदत मोदी साहब की शाह की है, ये छोड़ना चाहिए। कितने दिन आप बोलेंगे भाई मेरे जेब में ईडी की चिट्ठी है, सीबीआई की चिट्ठी है, सीबीसी की चिट्ठी है, इनकम टैक्स का नोटिस है। ये सबको बता के ही उन्होंने ये सरकार बनाया। ये डरपोक लोग डर के भाग गए उधर, लेकिन लोग उनको छोड़ने वाले नहीं। इन्हों भागने तक लोग उनका पीछा करेंगे, उनको भगाएंगे।
और हमारा जो गठबंधन की सरकार है वो आएगी और आपके विश्वास के अनुसार हम काम करेंगे। और एक बार मैं एकजुट होने की एक बात आपसे करूंगा, क्योंकि जब तक आप एकजुट नहीं होंगे इनको भगा नहीं सकते। और हमारा जो घोषणा पत्र है महाराष्ट्रनामा, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये महाराष्ट्रनामा में हमने जो योजनाएं बनाई है उतना बोलकर मैं अपने भाषण को समाप्त कर दूं। महालक्ष्मी योजना, महिलाओं के बैंक खातों में सीधा 3,000 रुपये डाल जाए। मजा आई ना, तुम्ही जाऊ नका, 3,000 डिसेंबरात मिळणार आहे। डिसेंबर मध्ये तुम्हाला 3,000 रुपये मिळणार आहेत आणि तुमच्या खात्यात जमा होणार आहेत। आता 1,500 मध्ये तुम्ही फार प्रचार करू लागला त्याचा। अरे आमच्या कर्नाटकात आता आम्ही ऑलरेडी 2,000 रुपये देत आहोत। ते महाराष्ट्र मोठी स्टेट आहे, इन्कम जास्त आहे, बजेट चांगली आहे, तर हे लोक 3,000 रुपये ठरवलेलं आहे। ते आमच्या मातासाठी, बहिणीसाठी 3,000 रुपये प्रत्येक महिन्याला आम्ही देऊ। कृषि समृद्धि, किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ। या किसान कम बैठे शायद 3 लाख तक का कर्ज माफ। किसान लगातार समय पर कर्ज भरेंगे तो उनको 50,000 रुपये बोनस हम देंगे। तीसरा, युवकांना शब्द आम्ही देणार। बेरोजगार युवकों को 4,000 रुपये प्रति महीने की आर्थिक सहायता हम देंगे। 4,000 रुपये युवकों को होना है, देना चाहिए ना, तो हम 4,000 रुपये देंगे। कुटुंब रक्षण योजना, हर परिवार के लिए 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और उसके साथ फ्री दवाई मुहैया किया जाए, दिया जाएगा। ये हमारा वायदा है। और आखिरी वायदा, समतेची हमी, यानी जातिगत जनगणना कराएंगे और आरक्षण पर 50% का जो एक कंडीशन है, उस 50% को निकाल के हम 67%, 68% ज्यादा करके हम दिखाएंगे, क्योंकि सबको रिजर्वेशन मिले। और उसके अलावा ये बोलते थे ना कि माताएं के जब चूल्हे पे बैठती है तो उनको बहुत आंखों से पानी निकलता, ये निकलता, हमदर्दी बताते थे। तो इसलिए आघाड़ी सरकार महिलाओं के लिए सालाना 6 गैस सिलेंडर, प्रति सिलेंडर का दाम 500 रुपये होगा। 6 सिलेंडर, 300 यूनिट तक की बिजली खपत वाले घरों को 100 यूनिट बिजली छूट दी जाएंगी। और तत्काल मैं अभी बोला 2,50,000 वैकेंसी जो खाली है, हम जल्द से जल्द भर के हमारे युवाओं को नौकरी दिलाएंगे। और 2 साल तक कॉरपोरेशन के इलेक्शन नहीं हुए, उनके चुनाव आज तक नहीं हुए। इसीलिए हम वसई विरार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हम कराएंगे। लोकशाही के पद्धति के अनुसार चुनाव होगा। उसके बाद यमुवे छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारधारा पे हम चलेंगे। हम दूसरों का नहीं सुनेंगे। किसी लोग धर्म में झगड़ा लगाना चाहते हैं, उसमें हम उस झगड़े में नहीं जाना चाहते। हम जो देश का संविधान बोला है, उस संविधान के अनुसार ही चल के सबको मजबूत बनाएंगे। यही हमारा इरादा है। और नैतिकता से हम हुकूमत करेंगे और हमारी सरकार अच्छी रहेगी। ये करप्ट सरकार चले जाएगी। और आपसे मैं यही अपेक्षा करता हूँ, 20 तारीख के दिन महाआघाड़ी के जितने भी कैंडिडेट है, कहाँ भी है, कोई भी है, किसी जात का भी हो, किसी धर्म का भी हो, उसको आप भारी बहुमत से चुन के लाना चाहिए। इसमें आपकी भलाई है, राज्य की भलाई है और देश की भलाई है। इस बात को आप याद रखेंगे। और मैं यही कहने आया था, आप बड़े शांत चित्त होकर सुने, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं एक आवाज़ देना चाहता हूं, क्योंकि आपने मोदी की आवाज़ सुनी अलग, योगी की सुनी अलग, हमारी आवाज़ ये है, मैं बोलूँगा आवाज दो। आप कहना चाहिए हम एक हैं। जय हिंद बोलूँगा, आपको भी जय हिंद बोलना पड़ेगा। आवाज दो। माता, आपको दिसंबर में 3000 मिलने वाले हैं, जरा जोर से बोलो। अभी से काम धंधे पे लग जाओ। आवाज दो, आवाज दो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। सभी को मेरा नमस्कार और सभी को मैं वंदन करके मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।